आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक जगह है नसीराबाद। इसी नसीराबाद में एक परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया का नाम इदरीस होता है। इदरीस एक शादीशुदा व्यक्ति था और इदरीस की जो पत्नी थी उसका नाम अंजुम था। इनके कई बेटे और बेटियां भी थी, यानी ये परिवार एक भरा परिवार था। होता ये कि इदरीस और अंजुम का एक बेटा होता है जिसका नाम हसन होता है। हसन की उम्र 7 साल थी और 18 जनवरी 2024 को हसन अचानक लापता हो जाता है, जिसके बाद परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग और कुछ नात रिश्तेदार मिलकर हसन की तलाश करते हैं, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद हसन का कुछ भी नहीं पता चलता है। जिसके बाद बाप इदरीस थाने जाता है और थाने जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस के द्वारा हसन की गुमशुदगी के साथ साथ किडनैपिंग की धाराएं भी लगाई जाती हैं, क्योंकि जब भी किसी मैच्योर की गुमशुदगी का मामला सामने आता है तो उसमें सिर्फ गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन जब मामला कोई किसी नाबालिग से जुड़ा होता है तो उसमें उसके साथ किडनैपिंग का मामला भी जोड़कर देखा जाता है। पुलिस के द्वारा भी यही किया जाता है और पुलिस कंप्लेन लिखने के बाद अब अपनी तरफ से हसन की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस के द्वारा अभी इस केस की तफ्तीश चल ही रही थी। इसी दौरान अचानक इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है और ये टर्निंग पॉइंट ये था कि पुलिस को ये पता चलता है कि जिसकी वो गुमशुदगी के मामले को दर्ज करके उसकी खोज कर रहे हैं, उस लड़के की हत्या कर दी गई है। होता ये है कि 23 जनवरी 2024 को इसी नसीराबाद में एक जगह है महमूदाबाद। इसी महमूदाबाद के अंदर एक जगह है चक्रोट। इसी चक्रोट पर मेन रोड के करीब ही एक बच्चे की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे आसपास के लोगों की नज़र जब देखती है तो वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ जाती है तो देखती है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जिसकी वो खोज कर रहे थे उसी हसन की, यानी जो 7 साल का बच्चा था उसी की ये लाश है और इसकी हत्या गला रेत कर की गई है। यानी जिसने भी इसकी हत्या की है वो बहुत ही दरिंदगी के साथ उसकी गले को काटता है और उसके बाद फिर यहाँ पर फेंक जाता है। होता यह कि पुलिस जब बॉडी को अपने कब्जे में ले रही थी तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस लड़के की हत्या कहाँ पर की गई है। क्या इसकी हत्या इसी जगह की गई है या हत्या करके इसे यहाँ पर लाकर डाल दिया गया है। शुरुआती नज़र में पुलिस को ये पता चलता है कि वहाँ पर जिस जगह पर हसन की लाश पड़ी थी उस जगह पर खून के बहुत ज़्यादा बहाव नहीं थे। इसी के साथ ये लाश एक ऐसी जगह पर पड़ी थी जहाँ से लोगों का अक्सर आना जाना होता था और 18 तारीख के बाद से बहुत से लोग यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन उनकी नज़र इस लाश पर नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि यानी हसन को किसी दूसरी जगह पर कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद फिर उसकी लाश को इस स्पेसिफिक जगह पर, जो कि चक्रोट का इलाका था, वहाँ पर मेन रोड के करीब ही लाकर डाल दिया जाता है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस लाश को मेन रोड पर ही लाकर डाला जाता है जहाँ से लोग आते जाते। जिसके बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अब इस तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर हसन की हत्या किसने की और हत्या के पीछे का कारण क्या रहा होगा। जिसके बाद दोबारा से पुलिस की टीम परिवार के लोगों से पूछताछ करने का फैसला करती है। इसके पीछे का कारण ये था कि असल में हसन की उम्र सिर्फ 7 साल थी और उसका कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा उसके दोस्त नहीं थे, एक छोटी उम्र का बच्चा था। इस वजह से जो भी जानकारी पुलिस को मिल सकती थी वो परिवार के द्वारा ही मिल सकती थी। इसी को देखते हुए पुलिस परिवार के लोगों से दोबारा से पूछताछ करती है और ये जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि आखिर परिवार का कोई मामला किसी दूसरे परिवार के साथ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी दुश्मनी के मामले को लेकर उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद परिवार के लोग पुलिस को एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी ये होती है कि असल में जो इस लड़के की माँ थी अंजुम की दूसरी शादी हुई थी और ये जो लड़का था ये लड़का अंजुम की पहली शादी से था। जिसके बाद अंजुम दूसरी शादी करती है इदरीस से। इदरीस की भी पहले किसी और से शादी हो चुकी थी, उससे भी इदरीस के 3 बच्चे थे और यहाँ पर जो अंजुम थी उसके भी 3 बच्चे थे। यानी अंजुम के एक बेटे की हत्या हुई, दूसरा बेटा उसका जिंदा है और उसकी एक बेटी भी थी और इधर इदरीस जो था उसके 3 बेटे थे। अब पुलिस और जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि जो इदरीस है उसका एक बेटा है जिसके ऊपर रेप का केस चल रहा है और वो जेल में है। पुलिस ये जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि जो
इदरीस का एक बेटा है, उसने मोहल्ले की एक लड़की को कहीं पर भगा कर लेकर चला गया था, जिसके बाद उसे रिकवर किया गया और जो लड़की का परिवार था उसने इदरीस के बेटे के ऊपर रेप का चार्ज लगवा दिया, जिसके बाद इदरीस का बेटा जेल में था। और इदरीस कई मरतबा ये कोशिश करता था उन लड़की के परिवार से मिलकर कि इस केस को बाहर ही बाहर रफा दफा कर दिया जाए और वो अपने केस को उठा ले। इसी के चलते वो कई मरतबा उनसे कोशिश करता था बातचीत करने की और कई अलग अलग एंगल से उनसे लोगों से अपनी बात को पहुंचाता भी था। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी मामले को चलते लड़की के परिवार वालों ने रंजिश के चलते इदरीस के बेटे, जिसका नाम हसन था और उम्र उसकी 7 साल थी, उसकी हत्या कर दी हो। जिसके बाद अब पुलिस की टीम उस लड़की के परिवार से मिलती है और उनसे सारे तथ्य इकट्ठा करती है, उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ में पुलिस शुरुआती ही नज़रिए से ये बता देती है कि इस परिवार का इस 7 साल के बच्चे की हत्या से कुछ लेना देना नहीं है। यानी ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली उसको क्लीन चिट दे दिया गया था, यानी उस पूरे परिवार को। और अब इधर पुलिस और इदरीस से पूछताछ करने का फैसला करती है कि हो सकता है कि इदरीस कुछ और बताए जिससे हमें और कुछ क्लू मिल सके, हम कातिल तक पहुंच सके। इसी के चलते जब दोबारा पुलिस इदरीस के पास जाती है और उससे बातचीत करती है तो अचानक बातचीत के दौरान पुलिस की नज़र कुछ ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसके बाद इस केस का सारा रुख पलट जाता है। होता ये कि जब पुलिस इदरीस से बातचीत कर रही थी, उससे पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान पुलिस के एक ऑफिसर की नज़र इदरीस के कंधे पर रखे एक गमछे पर पड़ती है। उस गमछे पर खून के कुछ छींटे थे, जिसके बाद पुलिस का वो ऑफिसर इदरीस से पूछता है कि ये छींटे खून के कैसे हैं। ये सुनते ही इदरीस काफ़ी हक्का बक्का हो जाता है, उसकी ज़बान फंसने लगती है, वो घबरा जाता है। पुलिस को अब पहले से भी ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सौतेला बाप हो और इसी ने अपने सौतेले बेटे की हत्या कर दी हो, लेकिन कोई क्लू और कोई रंजिश का मामला नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से पुलिस इदरीस से उस एंगल में अभी तक पूछताछ नहीं कर रही थी। लेकिन जब खून पर नज़र पड़ती है तो उस गमछे को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पहले से जो हसन था उसकी बॉडी को पुलिस लेकर जा ही चुकी थी, पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके डीएनए और बाकी जो सैंपल्स थे उसे पुलिस के द्वारा और जो फॉरेंसिक की टीम थी उसके द्वारा प्रिजर्व कर लिया गया था। अब उससे इस गमछे के खून का मिलान किया जाता है। डीएनए रिपोर्ट तो वक्त लगता है नहीं, लेकिन उस खून के सैंपल को मिलाने के बाद पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों खून का जो सैंपल है वो सेम है। यानी ऐसा हो सकता है कि हसन के पिता इदरीस ने ही हसन की हत्या की हो। जिसके बाद अब पुलिस हसन के पिता इदरीस को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद अब उससे इसके पीछे की सारी कहानी सुनती। सबसे पहले इदरीस इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन पुलिसी अंदाज में जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है तो वो इस बात को कबूल लेता है कि हाँ, उसी ने अपने बेटे हसन की हत्या की और हत्या उसने किस तरीके से की और हत्या के पीछे का जो कारण था वो क्या था, वो सारी चीज़ें पुलिस को बताता है। सबसे पहले कि उसने हत्या किस तरीके से की। हत्या करने का तरीका ये था कि जिस तारीख को यानी 18 जनवरी को हसन की हत्या हुई, वो गायब हुआ, उसी दिन इसकी हत्या की गई थी। होता ये कि इदरीस अपने घर में था और अदालत में उसके बेटे की तारीख थी और उस तारीख पर इदरीस खुद ना जाकर अपनी पत्नी अंजुम को भेजता है। घर में अब बाकी उसके बच्चे बच्चे होते हैं। उसके बाद इदरीस अपने छोटे बेटे हसन को ये कहता है कि तुम खेत में जाओ और वहाँ पर जो गन्ना है उसे काटो। छोटा बच्चा अपने पिता की बात सुनकर वो गन्ने के खेत में चले जाता है और पीछे पीछे इदरीस पहले घर से एक चाकू उठाता है। चाकू उठाने के बाद फिर वो उसके पीछे पीछे दबे पाँव जाता है और खेत में के बीचों बीच पहुँचकर अपने बेटे की गला रेत कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बॉडी को उसी जगह पर छोड़ देता है। बॉडी को उधर छोड़ने के बाद फिर वो वापस घर आता है, खोजबीन करता है। खोजबीन के बाद दूसरे दिन जाता है थाने में, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन जब इदरीस ये देखता है कि तफ्तीश में उसके बेटे की लाश मिल नहीं रही तो वो उस लाश को सामने रखने के लिए वो दोबारा से उस खेत में जाता है। ये लाश खेत के बीचों बीच थी, किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी। वो दोबारा से उस खेत में जाता है, वहाँ से अपने बेटे की दोबारा बचाते हुए लाश को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसी महमूदाबाद और चकरोट रोड पर लेकर जाकर नज़र बचाते हुए लोगों से लाश को वहाँ पर छोड़कर चला आता है।
अब ये था कि आखिर वो ऐसा क्यों किया और ऐसा करने के पीछे का कारण क्या था। दूसरा ये कि हत्या के पीछे का कारण क्या था, वो भी पुलिस को वो बताता है। होता ये है कि इदरीस का मामला, यानी इदरीस का एक बेटा जो रेप केस में जेल में बंद था, उसे वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लड़की के परिवार के लोग इस केस में काफ़ी मजबूती से इसके खिलाफ केस लड़ रहे थे और वो इस बात में कोई भी मंडवली करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी बीच का रास्ता वो देख नहीं रहे थे। जिसके बाद इदरीस हार जाता है और वो एक फैसला करता है कि वो खुद अपने बेटे की हत्या करेगा, और हत्या करने के बाद उसका जो मकसद था वो ये कि इसका इल्ज़ाम लड़की के परिवार के लोगों के ऊपर डाल देगा, क्योंकि इनके परिवार के बीच की आपसी जो रंजिश है वो सारे लोगों को पता है, और जब हत्या होगी तो हत्या के पीछे का जो इल्ज़ाम जाएगा वो उनके परिवार पर जाएगा। तो जब दोनों तरफ से केस बराबर हो जाएंगे तो जाकर दोनों लोगों में बराबरी होगी। इसी के चलते उसने खुद के बेटे की हत्या की, और हत्या करने के बाद वो इल्ज़ाम लड़की के परिवार पर डालना चाह रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान पुलिस की वो नज़र जो उस गमछे पर लगे हुए खून पर पड़ती, जिसके बाद इस केस से सारा पर्दा हट जाता है और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के का जो सौतेला बाप था, जो आज से पहले अपने आप को सौतेला जाहिर भी नहीं करता था, उसी ने अपने बेटे की हत्या की थी। इदरीस ने अपने सगे बेटे को बचाने के लिए अपने सौतेले बेटे की जान ले ली थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।